तारीख थी 26 अक्टूबर 2006। चीन का अहान शहर, उसके अंदर बने एक गांव में एक किसान सड़क से जा रहा था जो कि हाईवे 310 के नाम से जाना जाया करता। उस रास्ते से वो किसान जा रहा था कि तभी उसकी नज़र रोड के किनारे पड़ी हुई एक लड़की की लाश पर जाती है। वो भागकर उस लाश की तरफ जाता है। उसने देखा कि ये तो एक महिला है जिसको मार दिया गया है। उसके बाद उसने पुलिस वालों के पास फ़ोन किया और पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं। उन्होंने आकर उस महिला को देखा, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उस महिला को पहले तो सेक्सुअल हरेस्ट किया गया था, उसके बाद उसको पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई थी और जो उसका सामान था कीमती, उसको चुरा कर वो हत्यारा वहां से भाग गया था। पुलिस वाले अब तफ्तीश में लग चुके थे और इस चीज की गुत्थी को सुलझाने में वो लगे हुए थे कि इस महिला को किसने मारा है और ये कहां से आई है। पुलिस वाले अपनी जांच कर ही रहे थे। ऐसे करते करते अब शाम होने लगी थी। शाम होते ही पुलिस वालों के पास एक और फोन कॉल आती है। पुलिस वालों को पता चला कि एक महिला की और हत्या कर दी गई है उसी हाईवे 310 के ऊपर। पुलिस वाले भागकर फिर वहीं पर जाते हैं और वहीं पर बिल्कुल सेम तरीके से जैसे पहले वाली महिला के साथ जो कुछ हुआ था, उसके साथ भी सेक्सुअल हैरेसमेंट उसको किया गया। उसको बेरहमी से बाद में मार दिया गया और उसका सारा सामान लेकर वो हत्यारा भाग चुका था। एक दिन के अंदर ही 2 हत्याएं, ये खबर जब बाहर फैली, पूरा का पूरा शहर बहुत ज़्यादा डर चुका था। जो कि वहाँ की खूबसूरत महिलाएं थी, जो कि यंग एज की थी, वो बाहर निकलना उन्होंने बंद कर दिया। और फिर इससे अगले दिन यानी कि 27 अक्टूबर को पुलिस वालों को एक महिला और मिलती है। उस महिला ने पुलिस वालों को बताया कि वो गैस स्टेशन के ऊपर एक गैस अटेंडेंट है, वहीं पर वो जॉब करती है। रात के समय जब वो अपनी शिफ्ट खत्म करके घर पर जा रही थी, उसी हाईवे 310 के ऊपर से उसने देखा कि एक आदमी गाड़ी लेकर उसके पास आकर रुक गया। उस व्यक्ति ने उससे कुछ रास्ता वगैरह पूछा। वो महिला उसको रास्ता बताने के लिए उसकी तरफ बढ़ी कि तभी उस आदमी ने बात करते करते अपनी पास से एक हथियार निकाला और उसको खींचकर वो झाड़ियों की तरफ लेकर गया और वहीं पर जाकर उसके साथ बहुत गलत काम किया, जिसके बाद वो उसको मारना पीटना शुरू कर देता है। उस महिला ने देख लिया कि ये मुझे मारे बिना नहीं छोड़ेगा, तब वो वहां पर मरने की एक्टिंग करने लगी। जब उस आदमी ने देखा कि ये महिला मर चुकी है, वो उसका सामान लूटता है और वहां से भाग जाता है। महिला वहीं पर पड़ी रहती है कि तभी वहां से एक व्यक्ति गुजर रहा था। उस महिला को देखकर उसने उसे हॉस्पिटल में पहुंचाया और उसकी किस्मत से उसकी जान भी बच गई। पुलिस वालों को अब वो हॉस्पिटल के अंदर से ही अपने बयान दे रही थी। अब 2 दिन के अंदर 3 मामले आ चुके थे। पुलिस वाले ने अब सोचा कि इस 310 हाईवे के ऊपर ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जो हत्यारा है वो इसी हाईवे के ऊपर छुपा हुआ बैठा है, वो घात लगाकर अपना शिकार कर रहा है। और अब पुलिस वालों ने अपने जितने भी डिटेक्टिव्स थे, जासूस थे, उन सब को काम पर लगा दिया। उन सब को इस जो 310 हाईवे था इसके ऊपर तैनात कर दिया। वो बिल्कुल सिविल ड्रेस में थे और चुपके से वो वहां पर तैनात हो गए। वो उस पूरे हाईवे को उन्होंने कवर कर लिया और वो उसकी वेट करने लगे कि कब वो अपना अगला शिकार करने के लिए बाहर निकले। लेकिन शायद जो वो हत्यारा था उसे पता चल चुका था कि पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो एकदम से गायब हो गया। उसका कुछ भी सुराग पता ही नहीं लगा। 4-5 दिन तक तो वो बिल्कुल गायब रहा। लेकिन जैसा पुलिस वालों ने सोचा था वैसा ही कुछ हुआ, क्योंकि 5 नवंबर के दिन पुलिस वालों को एक महिला की हत्या की रिपोर्ट मिलती है। पुलिस वाले भागकर उस जगह पर गए जो कि उस हाईवे के ऊपर एक टोल बूथ था, जहां पर उस महिला को पहले तो उसके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट उसको किया गया, फिर उसको पीट पीट कर मार दिया गया। उसका सामान लेकर वो भाग चुका था और भागने से पहले उस हत्यारे ने उस महिला को बैरिकेड से आधा बाहर धकेल दिया। वो उसको बाहर की तरफ फेंकना चाहता था, जो खाई बनी हुई थी उस साइड में। पुलिस वाले उस जगह पर पहुंचते हैं। उस महिला के शव को वहां से उठाकर हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है और वो अपनी जांच में लग गए। पुलिस वालों को वहां से एक अहम सबूत मिल गया था जिससे हत्यारे का पता लग सकता था। और फिर पुलिस वाले उसे ढूंढते ढूंढते 6 नवंबर को सुबह के 3 बजे एक जगह पर पहुंचते हैं। उसी हाईवे के ऊपर एक खंडर सा कमरा बना हुआ था जिसके अंदर एक व्यक्ति था। उस व्यक्ति को पुलिस वालों ने अरेस्ट किया। वो बिल्कुल हंस रहा था, उसके चेहरे पर कोई भी डर का ख्याल ही नहीं था। उस व्यक्ति का नाम ली गुआनिन था,
जिसको अब पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, लेकिन वो बिल्कुल हंस रहा था। वो हंस हंस कर पुलिस वालों से बात कर रहा था। वो पुलिस वालों पर दबाव बना रहा था कि वो उससे हाथ मिलाए, और वो बस हंसे जा रहा था। और जब वो हंस रहा था, उसकी हालत को देखकर पुलिस वाले एकदम से चौंक चुके थे। अब पुलिस वालों ने उससे पूछताछ करना शुरू किया। वो बस हंसते हंसते पुलिस वालों को जवाब दे रहा था, और तो और उसने वहां पर जो महिला पुलिस वाली थी उनको भी छेड़ने लगा। वो उसको भी कुछ कुछ कहने लगा। पुलिस वालों की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसको कुछ कह दे। वो बस उनके ऊपर टोंट कसे जा रहा था, और पुलिस वाले बस शांति से उसकी बातों को सुन रहे थे। और अब तक उसने बताया कि मैंने बहुत सारी डकैतियां भी की हैं, और मैंने कुल 5 महिलाओं का कत्ल कर दिया है। और जो वहाँ की मीडिया थी और जितनी भी पब्लिक थी, उन्होंने इसको एक निकनेम दे दिया था। इस किलर को वहाँ पर स्माइलिंग किलर के नाम से जाना जाने लगा। और जो ये ली था, इसका जन्म 1969 के अंदर फाउनन काउंटी में हुआ। बचपन से ही ये बहुत ज्यादा शरारती था। जब इसकी उम्र के बच्चे स्कूल में जाया करते, उस टाइम ये स्कूल को बंक करके बाहर अपने यार दोस्तों के साथ टोली बनाकर घूमा करता। इसके परिवार वालों को इस पे पहले से ही शक था कि ये इनका नाम खराब करेगा, और इसने बचपन से ही ये कह दिया था कि मैं आप लोगों की तरह खेती बाड़ी नहीं करूंगा, मुझे कुछ और ही काम करना है, और मैं इस तुम्हारे गरीब खाने के अंदर बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। यानी कि उसका कहना था कि मैं इस गाँव में बिल्कुल भी नहीं रहूंगा, मैं शहर में चला जाऊंगा। इसके परिवार वाले इसकी बात से बहुत ज्यादा दुखी थे, लेकिन अपने बेटे के अच्छे भविष्य के लिए जब वो 17 साल का था, उस टाइम पर वो अपने घर बार को छोड़कर ली वहां से निकलकर शहर की तरफ चला जाता है। शहर में जाने के बाद वो 2-3 साल वहां पर रहता है। उसकी स्माइल की वजह से उन लोगों के अंदर, जो वहां के आसपास के लोग थे, उनके साथ वो घुल मिल गया, और जो वहां के लोग थे वो उसे बिल्कुल पसंद करने लगे थे। वो बहुत ज्यादा अच्छा दिखाया करता कि सबको मैं बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। उसके चेहरे पर एक तो 24 घंटे स्माइल, और उसका बोलने का तरीका भी बहुत ज्यादा अच्छा था। लोगों को ऐसा लगने लगा था कि ये तो बहुत ही अच्छा इंसान है। और इसी दौरान इसकी मुलाकात एक चैन चैन नाम की लड़की से होती है, जिससे ये अब डेटिंग करने लगा था, और जल्द ही इन दोनों ने शादी भी कर ली। लेकिन जो इनकी शादी हुई थी वो लीगल नहीं थी, क्योंकि इनका मैरिज सर्टिफिकेट अभी तक बना ही नहीं था। क्योंकि जो चैन थी, उसके माता पिता इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्हें पता था कि जो ये ली है, ये बस एक दिखावा कर रहा है, ये बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। ये लोगों के सामने बस हंसकर उनको अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। इसलिए इसके पिता बिल्कुल नाराज थे। लेकिन चैन अपने प्यार में अंधी होकर, अपने पिता से ऊपर होकर, उसने ली के साथ शादी कर ली। शादी होने के बाद थोड़े टाइम तक तो ये बिल्कुल ठीक रहा, और 1 साल के बाद इन दोनों के एक बच्चा भी हो जाता है। बच्चा होने के बाद जो चैन थी वो सोच रही थी कि अब सब कुछ सही हो जाएगा, अब उसकी जिंदगी में खुशी के पल आ गए हैं। लेकिन ये उसका सोचना बहुत ज्यादा गलत था, क्योंकि जैसे ही उसे बच्चा हुआ, अब जो ली था वो क्लब के अंदर जाने लगा। क्लब में उसे और कम उम्र की लड़कियां मिलने लगी, जिसके साथ वो डांस करता, अपने गुलछर्रे उड़ाता। अब वहां से आकर वो अपनी पत्नी को बस डांटा करता, क्योंकि जो ली था, इसका सोचना था कि जो चैन है अब वो खूबसूरत नहीं रही, वो अब मोटी हो चुकी है, और उसके स्ट्रेच मार्क्स भी आ चुके हैं, जिसकी वजह से वो उसको पसंद नहीं करता था। पहले तो वो बस उसकी जो ये खाना वगैरह बनाती है उसी में ही नुक्स निकाला करता, लेकिन अब धीरे धीरे वो हर एक बात के लिए उसे ताने देने लगा। अब कब तक वो बेचारी चैन उसकी बातों को सुनती? अब वो अंदर से भर चुकी थी, अब वो फूट पड़ी। अब सीधा ही चैन ने ली से कह दिया कि तुम हमारी तो बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, अपने बच्चे की परवाह नहीं करते, मेरी परवाह नहीं करते। जो ली था वो उनको समझाने की बजाय सीधा ही ये कह देता है कि मैं तुमसे थक चुका हूं, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। उसने अपना सामान पैक किया और सीधा ही वो दूसरे शहर पहुंच गया। दूसरे शहर जाते ही उसे वहां पर भी एक नौकरी मिल गई। नौकरी करने के दौरान उसकी मुलाकात एक और लड़की से होती है, जिससे कि वो प्यार कर बैठा, और उस लड़की का नाम जोंग मो था। जोंग मो और ये दोनों बहुत ज्यादा अब प्यार करने लगे, और जल्द ही इन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया, और इन्होंने शादी कर भी ली। और जो ये मो थी, ये ड्राइविंग सिखाया करती, इससे अच्छे खासे पैसे इनके घर के अंदर आने लगे, और अब इनका घर बहुत अच्छे से चल रहा था। और इसी दौरान इन दोनों ने 2 बच्चों को भी जन्म दे दिया था। इनका परिवार बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रहा था। लेकिन सन 2000 में जो मो थी वो अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने माता पिता के घर पर जाती है, और दूसरी तरफ जो ली था वो घर के अंदर अपने ड्रिंक वगैरह कर रहा था, वो बिल्कुल सेट हो चुका था। उसके बाद एक महिला जिसका नाम जिया वैंग था, वो
वहां से गुजर रही थी। उस जिया को जो ली था इसने पकड़ लिया, पकड़कर उसने अपने घर के अंदर खींचा, उसको पहले तो सेक्सुअल हरेस्ट किया और उसको मारा पीटा। जिसके बाद जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे जो इसको अच्छा इंसान समझा करते, उन सबको इसकी असलियत का पता चल गया। सब लोग इसके खिलाफ हो चुके थे। जिया भी सीधे ही पुलिस स्टेशन में जाती है और वहां पर रिपोर्ट लिखवा देती है, जिसके बाद पुलिस वाले उसे अरेस्ट करते हैं और उसे 7 साल की सजा हो जाती है। ली के जेल में जाने के बाद जो उसकी पत्नी मो थी, उसे पता चला कि उसके पति ने ऐसा कर दिया है। वो भी बिल्कुल टूट चुकी थी। वो बिल्कुल टूट कर अब उसने ली के साथ ना रहने का फैसला किया। वो वहीं पर अब घर के अंदर ही रह जाती है। वो वापस से ली को देखने कभी भी नहीं गई और ली अपनी जेल के अंदर सजा काट रहा था। सजा पूरी करने के बाद 2006 में जब वो बाहर आया, बाहर आते ही वो सीधा अपने घर पर गया। घर पर जाकर उसने देखा कि वहां पर तो कोई भी नहीं है, ना ही उसकी पत्नी है और ना ही उसके दोनों बच्चे हैं। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया कि उसकी पत्नी कहां पर चली गई। बाद में उसे पता चला कि उसकी पत्नी ने किसी और व्यक्ति से शादी कर ली है और उसके बच्चे भी उसके साथ ही रहते हैं। अब ये बात सुनकर उसे बहुत ज़्यादा बड़ा झटका लगा। अब वो सोच रहा था कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दे दिया है, उसका साथ छोड़ दिया है, लेकिन यहाँ पर तो धोखा ली ने दिया था। खैर, अब ली वहाँ से निकलता है और वो सोचता है कि अब मैं अपनी पत्नी को ढूंढ कर रहूँगा। अब वो उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलता है। कहीं कहीं वो जा रहा था और इसी दौरान उसे पता चलता है मो की बहन का। मो की बहन के घर पर वो जाता है और वहां पर जाकर वो उससे पूछने लगता है। तभी जो उसकी बहन थी उसने कह दिया कि तुम मेरी बहन का पीछा छोड़ दो, उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया बल्कि तुमने उसे धोखा दिया है और तुम उसे अब तंग मत करो, उसको परेशान मत करो, उसका पीछा छोड़ दो, उसको ढूंढने की बिल्कुल भी कोशिश ना करो। लेकिन जो ये ली था ये अंदर से भरा हुआ था, इसका गुस्सा एकदम से फूट पड़ा और ली ने अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं किया और उसने मो की बहन को वहीं पर बुरी तरीके से मार दिया। जिसके बाद वो वहां से भाग जाता है दूसरे शहर में। वहां से भागने के बाद जो ली था इसको कोई भी पछतावा नहीं हो रहा था। इसको अब खून मुंह लगने वाला काम हो गया था। इसके अंदर एक बहुत ज्यादा उत्साह आ चुका था। अब ये लोगों को मारने की राह पर निकल पड़ा था। इसने खुद ने ये स्वीकार किया कि इसने पहले बहुत सारी डकैती मारी और उसके बाद इसने कत्ल करना शुरू किया और इसने बताया कि ये सारी चीजें मैं जानबूझकर नहीं कर रहा था, बल्कि ये जो परिस्थिति ऐसी हो चुकी थी, इन लोगों ने मुझे मजबूर किया लोगों को मारने के लिए। उसने बताया कि मो अगर मुझे छोड़कर नहीं जाती तो मैं ये सब कुछ करता ही नहीं। ली ने बताया कि सितंबर 2006 के अंदर उसके पिता बीमार हो चुके थे और उसे घर पर जाना था और वही टाइम इसी सिचुएशन के बारे में वो पुलिस वालों को बता रहा था कि इस सिचुएशन ने ही मुझे हत्यारा बना दिया। उसने बताया कि उस दिन मैं हाईवे पे खड़ा था, मुझे गाड़ी चोरी करने की मैंने प्लान बनाया और गाड़ी चोरी करने के बाद मैं वहां से निकलने लगा और मुझसे ये हत्याएं होती गई। 24 सितंबर 2006 को एक महिला अपनी शिफ्ट से काम खत्म करके वो घर की तरफ जा रही थी। रात का टाइम था। उसका पीछा अब ली ने किया और उसको वहां पर पकड़कर उसको पहले तो सेक्सुअल हरेस्ट किया, उसके बाद पीट कर उसकी जान ले ली। उसका सामान लेकर वो वहां से भाग गया और अक्टूबर आते आते उसने लगभग 5 महिलाओं का कत्ल कर दिया था। पुलिस वाले ने कहा कि तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता, तुम्हें तो मौत की सजा होगी। ये बात सुनने के बाद भी वो हंस रहा था और उसने पुलिस वाले से कहा कि ये तो आपने मुझे पकड़ लिया, अगर मैं तुम्हारे हाथ नहीं आता, मैं भाग जाता तो मैं और भी ज्यादा कत्ल करता, तुम्हारे मैं कभी भी पकड़ में नहीं आता और बहुत सारी महिला को मैं मारता रहता। इसके बाद ली को अदालत में ले जाया जाता है, उसके ऊपर केस चलता रहता है और 20 दिसंबर 2007 को उसको मौत की सजा सुना दी जाती है और जल्द ही इस पर कार्रवाई भी की जाती है और उसकी मौत हो जाती है। और ऐसे अंत हुआ एक ऐसे हत्यारे का जो और भी महिलाओं का कत्ल करने वाला था। उसने साफ साफ कहा था कि मैं अगर भाग जाऊंगा तो मैं और महिलाओं को मारूंगा और साथ में उसका कहना था कि मुझे इस सिचुएशन में डाला गया, अगर मेरी पत्नी मुझे धोखा नहीं देती तो मैं किसी को मारता ही नहीं। आप लोग ही बताएं कि इसमें गलती किसकी थी, इस सिचुएशन की या खुद ली की? वो खुद ने जानबूझ कर ये सब कुछ किया या फिर उसकी सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि उसने ऐसा करना पड़ा? आप लोग इस बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।